इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूएन को मजबूती सुधार की जरूरत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में गतिशीलता लाना जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 11 वर्षों में भारत और यूपी की अभूतपूर्व प्रगति का किया जिक्र, कहा सुरक्षा और कानून व्यवस्था में यूपी मॉडल। भारतीय भूतत्व संस्थान के अत्याधुनिक भूभैत्तिकीय वेधशाला का उद्घाटन, हिमालय आपदा प्रबंधन और शोध को मिलेगा मजबूत वैज्ञानिक आधार। नगरपालिका परिषद ने शहर के 35 विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी, पार्क, सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं में बड़े सुधार की दिशा में कदम उठाएगा मसूरी। डीएम अभिषेक पांडे ने एसआईआर प्रक्रिया पर प्रेस वार्ता की, कहा 1.25 लाख मतदाताओं ने फॉर्म भरा, सभी को फॉर्म जल्द बीएलओ को जमा कराने की अपील। चलिए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। लखनऊ में आयोजित दुनिया के मुख्य न्यायाधीशों के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूएन ने अपने शुरुआती उद्देश्य को तो पूरा किया है, लेकिन आज इसकी मजबूती और सुधार की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 75 से 80 वर्षों में बहुत बदलाव किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी गतिशीलता लाना जरूरी है। बिना गतिशीलता के कोई राष्ट्र ना ही कोई संगठन टिक सकता है। ऐसे में यूएन और अन्य संस्थाओं को रीओरिएंट करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, निश्चित ही यूनाइटेड नेशन ने अपने तात्कालिक उद्देश्यों को अचीव किया, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन आज आवश्यकता है कि इसे रीबिल्ड किया जाए, इसके बारे में कुछ नया सोचा जाए। यूएन रिफॉर्म्स के बारे में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत सरकार ने विभिन्न फोरम्स में इसको सामने रखा भी है, कई इंटरनेशनल फोरम्स में। हम यह भी मानते हैं कि आज इसके एक्सप्रेशन के हिसाब से इसे मोल्ड करने की जरूरत है। जो भारत आज से लगभग 75-80 ईयर्स पहले था, वह भारत आज वैसा नहीं है। और ऐसे में जब भारत में डायनेमिज्म आ रहा है, तो उसके लिए आज के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी डायनेमिज्म आना बेहद आवश्यक है। क्योंकि बिना डायनेमिज्म के न तो कोई राष्ट्र सस्टेन कर पाएगा और न कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगी। ऐसे में इसे रीओरिएंट करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज आप देखिए दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध संघर्ष चल रहे हैं। इजराइल हमास संघर्ष, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सूडान और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में मानवीय संकट, यह हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सबके बीच यूनाइटेड नेशंस की भूमिका हमें और भी मजबूत रूप में देखने को मिल सकती थी। मिल रही है नहीं, देखने को मिल सकती थी। हालांकि इसमें यूएन की इच्छा में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। बस ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो जटिलता है, बड़े देशों का जो प्रभाव है और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस की जो धीमी गति है, उसने कई बार यूएन की अथॉरिटी को प्रश्नों को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान में पिछले 11 वर्षों में भारत और राज्य में हुए बदलावों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई और आज राज्य में कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में मानी जाती है। ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे।
तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहां पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। असुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी, तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8-8.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है, और सुरक्षा के इस एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था, वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं, और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा, और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना। यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था, आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी, और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की, यह अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। हिमालयी क्षेत्र के भूभर्गीय गतिविधियों को समझने और पहाड़ी इलाकों में आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में मसूरी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। मसूरी लंडौर रोड स्थित सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान यानी IIG ने बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्यास किया। वेधशाला का शिलान्यास डॉक्टर VM तिवारी, निदेशक CSIR NEIST ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर AP डिमरी, निदेशक IIG ने की। देश विदेश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक इस मौके पर उपस्थित रहे। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि हिमालय दुनिया का सबसे युवा और सक्रिय पर्वत तंत्र है, जहां भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।
वेधशाला के माध्यम से भूमिगत हलचलों की रियल टाइम निगरानी, भूकंपीय तरंगों का सटीक रिकॉर्ड, फॉल्ट लाइनों की गतिविधियों का अध्ययन पहले से अधिक वैज्ञानिक ढंग से संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ये वेधशाला मल्टी पैरामीट्रिक सिस्टम से लैस होगी, जिसमें भूकंपीय कंपन, भूचुंबकीय परिवर्तन, वायुमंडलीय दबाव, भूमि के झुकाव व तनाव व विद्युत चुंबकीय संकेतों का डेटा एक साथ मिलेगा। ये दीर्घकालिक शोध के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय में बहुत तरह की जो है एटमॉस्फेरिक और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं, और वो प्रोसेसेस जियोमैग्नेटिज्म फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या जो एरोनॉमी होता है, जो आयनोस्फीयरिक में जो पर्टर्बेशंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। यह वेधशाला जो जियोमैग्नेटिक वेधशाला प्राइमरली है, इन सब जो है प्रोसेसेस के बारे में एक नए डेटा देगी, और वह डेटा जो है यहाँ के जो लोकल लेवल में और साथ ही साथ जो ग्लोबल मॉडल बनाए जा रहे हैं उनमें वो बहुत ही प्रासंगिक है और उपयोगी होगा। कब तक इसको स्थापित कर दिया जाएगा, कैसे यहाँ पर पूरी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा? यह जैसा संस्थान का प्लान है उसके अनुसार से ऑब्जर्वेशन अभी से एक ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि इमारतों के अंदर लगाने हैं, तो जब उनका नवीनीकरण हो जाएगा और वो 2-3 महीने के अंदर में यह सोचा जा रहा है कि जो ये इमारतें हैं जो अभी क्षतिग्रस्त हैं वह पुनर्निर्मित हो जाएंगी, और उसमें 2-3 महीने के अंतर्गत जो है पूर्ण रूप से यह वेधशाला कार्यरत हो जाएगी। अंतर्गत बहुत सी ऑब्जर्वेटरी हैं, 4 लैब हैं, 15-16 ऑब्जर्वेटरी पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये हिमालय के टेक्टोनिक बेल्ट में है, और ये मल्टी पैरामीट्रिक जो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी उस आंकड़ों को एकत्रित करके आने वाले समय में बहुत सी गूढ़ रहस्यों के ऊपर एक अध्ययन और रिसर्च करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सर्वे ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत सराहनीय योगदान हमको दिया और हमको एक नई वेधशाला खोलने का यहाँ पे एक मौका दिया, ये ऑब्जर्वेटरी दी, और इससे हमें बहुत सी चीज़ों को समझने में एक योगदान मिलेगा। इंडियन हिमालयन रीजन के फुटिल में खानले लद्दाख में हम हैं, सेंट्रल हिमालय में ये वेधशाला, और नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी लगान में और तेजपुर यूनिवर्सिटी में वेधशाला। तो ये जो गैप एरिया है सेंट्रल हिमालय का, इसको फुलफ़िल करने में सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये आंकड़े राष्ट्रीय डेटा में एकत्रित होंगे, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे आयामों को निष्कर्ष करने में, पढ़ने में, समझने में, उससे आगामी प्रयोग के लिए एकत्रित होकर बहुत एक नई निष्कर्ष पे हम संभवतः पहुंचेंगे। और साथ में ही ये हमको जो भूभौतिकी डिजास्टर को लेके कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड में मददगार होंगे। आयनोस्फेरिक साइस्मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी, जो कि रेक्टर स्केल से ज़्यादा के भूकंप हैं, उनको आयनोस्फेरिक सिग्नेचर को कैप्चर करने में ये मददगार होगी। और संभवतः हम प्रयास ये रहेगा कि हम अर्ली वार्निंग एस्टीमेट को कर पाएँ, और उस एस्टीमेट के अंतर्गत हम जो हैं इस चीज़ों को योगदान करने में एक रिसर्च के माध्यम से एक भविष्य के निर्माण के माध्यम में उसमें योगदान कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक डेवलप हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कही, यहाँ पे हम लगे हुए हैं, हम अभी 2 महीने हमको यहाँ पे आए हुए हैं। आज फाउंडेशन ले सेरेमनी है, तो आज ये भगवान के आशीर्वाद से, बद्री विशाल के आशीर्वाद से हमने आज फाउंडिंग डे यहाँ पे सेरेमनी की, और हम आशा करते हैं कि 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे पूरी तरह से नवनिर्मित एक ऑब्जर्वेटरी बन जाएगी। कुछ इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे लगाने की अभी प्रयास कर रहे हैं। एक छोटे से टीम को हमने यहाँ पे रिलोकेट किया है, ट्रांसफ़र किया है, जो निरंतर यहाँ पे इस विषय पे काम करते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन लगाएंगे, और वो सब डेटा रियल टाइम में डेटा लॉगर के माध्यम से हमको ट्रांसफ़र होते रहेंगे मुंबई के डेटा लॉगर में, और राष्ट्रीय उसमें एक नए आयाम को जोड़ने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। अभी तो बहुत छोटी टीम है हमारी, 3-4 लोगों की है, और कुछ जो हैं हमारे टेम्परेरी आते जाते रहेंगे। तो अभी उस प्रयास में एक मैप हमने बनाया ज़रूर है,
लेकिन अब उसमें अमल करने का समय आया है, तो उसको हम धीरे धीरे करके उसमें करेंगे। एक दो वैज्ञानिकों को भी यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो वैज्ञानिक लोग हैं यहीं पे आंकड़े लेके, यहीं पे डेटा लेके, और धीरे धीरे जो भी माध्यम मैन पावर का होगा, जो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसकी 4 लैबोरेटरी हैं, फैली हुई हैं भारत में, उसकी 14 ऑब्जर्वेटरी हैं, नॉर्थ गुलमर्ग से लेके तिरुनेलवेली, गुजरात में राजकोट से लेके सिलचर, तो फैली हुई हैं। तो एक हमको निर्माण देखना पड़ेगा किस तरह से हम एक भागीदारी में अपनी मैन पावर का प्रयोग करें। जरूर। मसूरी नगर पालिका परिषद की हालिया वार्ड बैठक में शहर के विकास के 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े निर्णय लिए गए। सभासदों सचिन गुहेर, अमित भट्ट और पवन थलवाल ने मसूरी के विकास के कई अहम मुद्दे भी उठाए। बैठक में दोनों बैरियरों को फास्ट ट्रैक और स्कैनिंग मशीनों से लैस करने, उखड़ते काबल स्टोन हटाने और हुसैनगंज का नाम बदलकर कृष्णा नगर करने का निर्णय लिया गया। कॉलेज भवन का निर्माण जनहित में बताया गया। गाड़ी खाने और सिविल अस्पताल की पुरानी पार्किंग निविदाएं रद्द कर नई जारी की जाएंगी। गरीबों को स्वरोजगार देने के लिए छोटी दुकानों के निर्माण पर सहमति। पालिका भूमि पर पेट्रोल पंपों का किराया बाजार दर पर तय। सैनिक विश्राम गृह के लिए 2.5 बीघा भूमि मुफ्त हस्तांतरित की गई है। देखिए, जैसा आज के बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल खड़े होते हैं उस पे भी नियंत्रण हो पाए, ताकि पालिका का रेवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा, हमारे जो कुछ पार्किंग थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, चाहे वो गड़ी खाने की पार्किंग थी, चाहे हमारी वो सिविल वाली पार्किंग थी, उन पे भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नए तरीके से टेंडर आमंत्रित किए जाए और उन पार्किंगों का निर्माण किया जाए। हमारा जो एक हमारी पालिका की जो बड़ी संपत्ति है टाउन हॉल, उसके रखरखाव के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है कि जो छोटी मोटी टूट फूट है, क्योंकि अब यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, चाहे वो शादी है, चाहे वो लोकल हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, तो वहाँ पे ये महसूस किया गया कहीं दरवाज़ा टूटा हुआ है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं हमारा जो जनरेटर है वो ख़राब है, लिफ्ट हमारी ख़राब है वहाँ की, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सदन के समक्ष चर्चा की गई और सभी ने बहुमत के साथ ये रखा है कि टाउन हॉल को मेंटेन किया जाए। बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, टाउन हॉल की पार्किंग में जो लोकल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सदन में बहुमत के साथ ये बात रखी गई है कि टाउन हॉल में जो लोकल गाड़ियाँ खड़ी होती है उनका एक गाड़ी का मासिक किराया 6,000 रुपये निर्धारित किया जाए, जो बोर्ड ने आज तय कर लिया है। और कुछ जो पालिका की जो संपत्तियां थी जिनकी लीज ख़त्म हो चुकी थी और बहुत न्यूनतम किराए पे वो संपत्तियां चल रही थी, जिससे पालिका को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था, तो उस पर आज सदन में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और ये तय किया गया है कि जो भी लीज हुई है, जिनकी लीज ख़त्म हो चुकी है और उनको अगर आगे कंटिन्यू रखना है, तो जो हमारा सर्किल रेट है, मार्केट रेट है, उस पर वो संपत्तियां फिर से किराए पे आवंटित की जाए। तो उसमें मैंने तभी PWD के एक्शन से बात कर ली थी कि आप ये पत्थर हटा करके आप इसको ठीक कीजिए, तो उन्होंने भी एस्टिमेट बना लिया। मेरी बात हुई थी उनसे और पालिका की ओर से भी, सदन की ओर से प्रस्ताव चला जाएगा कि कहाँ कहाँ पे उनको वो पत्थर हटाने हैं, क्योंकि वो पत्थर लगाने से वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, हुए भी है, कई एक्सीडेंट हुए भी हैं, तो वो मुझे उम्मीद है कि PWD इस पर जल्दी ही कार्रवाई करेगी। देखिए, उसमें पालिका से भूमि मांगी गई है और आज सदन ने बहुमत के साथ उस प्रस्ताव पास भी कर दिया है। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर गेस्ट हाउस की बात करें तो गेस्ट हाउस यहाँ पे सरकारी गेस्ट हाउस कोई भी नहीं है और मसूरी जैसे शहर में एक गेस्ट हाउस का होना अति आवश्यक है। माननीय मंत्री जी का विभाग है और मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन हमने किया था और माननीय मंत्री जी की भी इच्छा है कि यहाँ पे एक गेस्ट हाउस होना चाहिए। वो उनके विभाग से वहाँ पे बनाया जाएगा। उसके लिए आज पालिका बोर्ड ने सर्वसम्मति से वो भूमि आवंटित की है। हुसैनगंज का नाम कृष्ण नगर रखने जा रहे हैं, क्या प्रस्ताव पास हो चुका है?
बिल्कुल, सदन में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि हुसैनगंज का नाम कृष्णनगर रखा जाए। ये वहाँ की जन भावनाएँ भी है। वार्ड नंबर 9 के लोग चाहते हैं कि उनके वार्ड का नाम बदल करके कृष्णनगर रखा जाए, और वहाँ के सभासद ने भी यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ अपने उस एजेंडे को रखा है, और पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि वो वहाँ का नाम बदल देना चाहिए, और बोर्ड ने सहमति जता दी है। और आगे अब इस प्रस्ताव को आगे निदेशालय भेजा जाएगा, अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा। हमारी जो शहरी विकास सचिव है उनके साथ कई बार हमारी वार्ता हुई है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शहरी विकास सचिव जी का कि उन्होंने ये संज्ञान लिया है और मसूरी नगर पालिका को 2 डिस्पेंसरियाँ आवंटित करी है। उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी बनी हुई है डिस्पेंसरी, वहाँ पे आप उसको मेंटेन कीजिए। वहाँ डॉक्टर और जो भी स्टाफ है वो शासन के द्वारा वहाँ पे दिया जाएगा पालिका को, और पालिका उसको संचालित करे। अभी बोर्ड ने 2 जगह जो डिसाइड करी, एक तो बालूगंज की हमारी डिस्पेंसरी है जिसको अपडेट किया जाएगा, दूसरी हुसैनगंज में जो हमारा सामुदायिक भवन है उसमें एक डिस्पेंसरी बनाई जाएगी। वहाँ पे एक डॉक्टर बिठाया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल पाए, इधर उधर ना भटकना पड़े। देखिए, वहाँ जल निगम का भी 2 करोड़ का पैसा लगा है, और पालिका को भी उसमें 1 करोड़ रुपए आवंटित करने थे, जो अभी तक पालिका ने हमने वो पैसा वहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ पे कि किसी भी तरीके का कोई ब्यूटिफिकेशन वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक बार जैसे आज सदन ने कहा ही है कि एक बार वहाँ पे फिर से एक बार निरीक्षण किया जाए, क्या ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो अगर हम देखें तो जो हमारे कबाड़ बिनने वाले जो लोग हैं उन्होंने पूरा ही एक्वायर कर रखा है। तो आज सदन ने डिसाइड करा कि एक बार देख करके आए हम किस तरीके से उस एरिया को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पालिका की ओर से हम लोगों ने उस पैसे पे अभी रोक लगाई है, उस पैसे को हमने अभी आवंटित नहीं किया है। को विरोध दर्ज किया है, क्योंकि एक्चुअली में अगर जो संपत्तियां हैं उनको दोबारा से लीज करके किसी और को दे देंगे तो उसमें पूरा मसूरी शामिल होता है, और आज अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो फिर पूरी मसूरी में इसकी आग फैल जाएगी, और जो कि मसूरी वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक दिक्कत और गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। गड्डी खाने का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, आप ही के वार्ड में आता है। पिछली बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपए लगा दिया गया, तो सौंदर्यीकरण के नाम पे क्या होगा? देखिए, मैं जो डंपिंग जोन वहाँ से हटना था वो हटा दिया गया, उसका सौंदर्यीकरण भी लगभग हुआ, पर वहाँ पर जो आज की जो व्यवस्था है वो एकदम से चरमराई हुई है। वहाँ पे गंदगी के नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ढेर हो गई है, और क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर नीचे, उनका कारोबार उस बिजनेस से चलता है, कूड़े से, और उन लोगों ने उनको पर्टिकुलर पूरे तब्दील कर दिया है। जब अगर कूड़े में ही तब्दील करना था तो उसको हटाने का वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब हटना ही नहीं चाहिए था, और जो इस समय वर्तमान में जो है उसको भी वापस लाके वहीं छोड़ दिया जाए। तो इसका क्या औचित्य है कि उसको हटाया गया फिर शिफ्ट किया गया, क्योंकि व्यवस्थाएं वहाँ दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही हैं, तो उन परिस्थितियों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं करता हूँ कि एक तो जो लोग वहाँ पर इसका व्यवसाय करते हैं, चाहे वो वहाँ के जो बिहार के जो लोग वहाँ पर रहते हैं और वो कूड़े का जो काम करते हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से करा जाए, और जिससे कि वहाँ पे गंदगी कम से कम हो और अच्छा एक संदेश जाए, क्योंकि वहाँ सौंदर्यीकरण का काम हुआ है तो सौंदर्यीकरण दिखना चाहिए। देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटी हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लगातार आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि पीडब्ल्यूडी ने उसका एस्टीमेट बना दिया है, और ऐसी जगह जहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहाँ से कोबल पत्थर हटाने का एस्टीमेट हो गया। जल्दी वहाँ पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। और रही जो आपने दूसरा मामला 56 कोट वाला उठाया, हमारे साथी सभासद थलवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया, और थलवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा गया है कि अगर नगर पालिका के द्वारा किसी का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पालिका करेगी, पर उसमें भी पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने रखी है। कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिसमें हमारे द्वारा विरोध कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसे नीचे पेट्रोल पंप वाला मामला था, उसमें हमारा कोई डायरेक्ट विरोध नहीं है, क्योंकि मसूरी में ऑलरेडी 2 ही पेट्रोल पंप है, और सीज़न में हमारे को लगता है तीसरा भी होना चाहिए।
उसमें हम तो कहते हैं उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा, पर हमें पता चला है कि उसमें कोर्ट कचहरी की कार्रवाई चल रही है और ईओ साहब द्वारा हमें उसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और जब कोर्ट कचहरी का मामला विचाराधीन चल रहा है तो हम कैसे अपने सिग्नेचर कर दें जब तक कि हमको उसके बारे में सही सिचुएशन नहीं बताई गई है। इसीलिए हमने उसे बोला है कि हम उसे पक्का कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पहले हमको सारे तथ्यों से जानकारी दे दीजिए, उसके बाद हम उसको आगे उठा लेंगे। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं, उनमें से 5 या 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो 56 कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए हैं, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जब नगर पालिका हर विभाग को कोड़ियों के भाव ज़मीन दे रही है, तो क्यों ना हम उन अन्य विभाग से भी उनके लिए ज़मीन लें। आज जड़ी पानी के अंदर हमारे पास पर्यटन विभाग की ज़मीन है। पर्यटन विभाग ने 30 रुपये के हिसाब से वो ज़मीन ली है लाइब्रेरी की, तो क्यों हमें भी वो दे दे, तो हम 56 कोट के लोगों को व्यवस्थित करें। नंबर 3, लाइब्रेरी चौक के पास जो हमारा वो कूड़ेदान है, उसे व्यवस्थित करने की हमने मांग उठाई है। और सबसे बड़ी बात आज जो है हमारी कृष्णनगर जो हमने हुसैनगंज, वहाँ के लोगों की जो वो मांग है, सदियों पुरानी मांग है कि हुसैनगंज का नाम कृष्णनगर रखा जाए। तो आज मैं बोर्ड का धन्यवाद करना चाहूँगा, बोर्ड के सभी सभासद गणों का और माननीय अध्यक्ष जी का और अधिशासी अधिकारी का, जो पूर्ण बहुमत से यहाँ से पास होके अभी निदेशालय शासन को भेजेंगे। तो क्या मानते हैं माल रोड को भी अब आप फास्ट ट्रैक करने जा रहे हैं दोनों बैरियर को, तो उससे कितना फायदा होगा? क्या उसमें सभी सभासदों की सहमति मिल गई है क्या? देखिए, माल रोड को फास्ट ट्रैक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, आज सदन में आज प्रस्ताव पास हो गया। फास्ट ट्रैक होने से एक हमारी माल रोड की जो है एक व्यवस्था भी सुधर जाएगी और आमदनी भी बढ़ेगी, जो कि बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसका आप स्वागत करते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं और संपूर्ण सदन को धन्यवाद भी देता हूं इस प्रस्ताव के लिए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के नवोदय नगर क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला फिर सुर्खियों में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीन काटकर प्लॉट के रूप में बेच दी, जिससे कॉलोनियों में पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जगह ही नहीं बची है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पानी की नियमित व्यवस्था नहीं है और अधिकतर घरों में अवैध बोरिंग के जरिए पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। लोगों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत और लापरवाही के कारण समस्या वर्षों से बनी हुई है। निवासियों ने प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है, ताकि जमीन अवैध कब्जों से मुक्त हो और कॉलोनी में पार्क, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा सके। हापुड़ में डीएम अभिषेक पांडे ने एसआईआर को लेकर कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। डीएम ने बताया कि जनपद में 11 लाख मतदाताओं में से करीब 1.25 लाख मतदाताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और 10% से अधिक प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन बीएलओ द्वारा कर दिया गया है। डीएम अभिषेक पांडे ने लोगों से अपील की कि अगर आपके पास एसआईआर का फॉर्म आया है तो उसे जल्द से जल्द भरकर अपने बीएलओ को जमा करें। ये इंतजार ना करें कि प्रक्रिया की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है, पहले ही फॉर्म जमा कर रिसीविंग प्राप्त करें ताकि समय पर डिजिटाइजेशन हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल फॉर्म भरने का कार्य चल रहा है और किसी भी डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्यक्रम अभी नहीं है। देखिए, आज प्रातः 10 बजे तक जनपद के 11 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के सापेक्ष लगभग 1.25 लाख मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है और 10% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन बीएलओ ऐप के माध्यम से बीएलओस द्वारा किया गया है। आज आपसे मुखातिब होने की प्रमुख वजह यह थी कि आपके माध्यम से मैं जनपद के सभी मतदाताओं से हापुड़ विधानसभा, धौलाना विधानसभा और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको आपके गणना प्रपत्र मिल गए हैं और आपने गणना प्रपत्रों में अपना विवरण भर लिया है, तो कृपया करके गणना प्रपत्रों को वापस जमा करने में इंतज़ार ना करें। जल्दी से जल्दी अपना गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को वापस करें, उनसे रिसीविंग प्राप्त लें, जिससे कि आपके गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य ससमय संपन्न हो सके। मैं सभी मतदाताओं को ये बात दोहराना चाहूँगा कि जो भी मतदाता हमें अपना गणना प्रपत्र स्वयं हस्ताक्षर करके या फिर उनके परिवार के किसी व्यस्त सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करके समय से लौटा दिया जाता है, उस मतदाता का नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। गणना प्रपत्रों के वितरण और संकलन का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक
चलेगा। इस दौरान बीएलओ को किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के सत्यापन का अधिकार नहीं है। तो मतदाता को किसी भी प्रकार का दस्तावेज इस स्तर पे बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराना है, बीएलओ को किसी प्रकार की जांच नहीं करनी है, मात्र गणना प्रपत्र वितरित करना है और उसको संकलित करना है और फिर डिजिटाइज कर देना है बीएलओ ऐप के माध्यम से। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके द्वारा प्रत्येक बूथ पे बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए तैनात किए गए हैं और प्रत्येक बीएलए को एक दिन में अधिकतम 50 फॉर्म्स बीएलओ को संकलित करके स्वयं जमा करने का अधिकार भी चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने जो संचार तंत्र है और बीएलए का तंत्र है उसको सक्रिय करें, जिससे कि उनकी भी सहभागिता इस पूरी प्रक्रिया में दर्ज कराई जा सके। मैं सभी ग्राम प्रधानों, कोटेदार, गांव के विशिष्ट नागरिकों और संभ्रांत जनों से यह भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रक्रिया में आप जरूर आगे बढ़ चढ़कर वॉलंटियरशिप की स्पिरिट के साथ उन सभी लोगों की मदद करें जिनको इस प्रक्रिया को समझने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है। हमारे अधिकारी, हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी, विधानसभा स्तर के अधिकारी सभी फील्ड में दिन रात लगे हुए हैं। बीएलओस द्वारा अथक परिश्रम किया जा रहा है और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतंत्र का वो महायज्ञ है जिसके बाद में हमारी मतदाता सूची की शुचिता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हरिद्वार से स्थानीय क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। जमीन के मालिक का दावा है कि जिस भूमि पर प्लॉट काटे जा रहे हैं वो एचआरडीए की कोई स्वीकृति नहीं है और ना ही नाली, पानी, अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। जमीन मालिक ने बताया कि प्लॉट गरीबों के लिए बताकर बेचे जा रहे हैं, लेकिन विभागीय मंजूरी और आधारभूत ढांचे के बिना ऐसे निर्माण भविष्य में बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बिना अनुमति और बिना सुविधाओं वाले प्लॉटिंग कार्य पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को ठगी और असुविधा से बचाया जा सके। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग के एक अधिकारी का बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शराब के अवैध कारोबार, ओवररेट बिक्री को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजोला ने कहा, अगर शराब ओवररेट नहीं होगी तो पुलिस, आबकारी विभाग, नेता, पत्रकार और शासन के किसी भी व्यक्ति को एक बूंद भी शराब नहीं मिलेगी। स्थानीय लोग इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और विभाग की विश्वसनीयता के लिए खतरा मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में पारदर्शिता चाहती है तो ऐसे बयानों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय आबकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों में हमारे द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है लगातार, और हमारे क्षेत्रीय जो इंस्पेक्टर हैं, आबकारी निरीक्षक हैं, वो लगातार अभियानों में कच्ची शराब जहाँ शिकायतें हैं, जहाँ मिल रही है वहाँ में लगातार दबिश कार्य किए जा रहे हैं और उसका जहाँ बने शिकायतें आएंगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे हर सर्किल वाइज है, काफी मुकदमे लगे गए और काफी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है, लाइन तोड़ा गया है। तो सर आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप नहीं, इस पर पूरा प्रयास किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें नशा मुक्ति में हम भी लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया जाए और नशा मुक्ति अभियान में पूरा जो हमसे या आपका से जो होता है हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही और इस अभियान को सफल बनाया जा रही है। अगली खबर आगरा से है, जहां थाना बाह के बाटेश्वर घाट पर एक युवक और युवती ने एक साथ यमुना नदी में कूदने की घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल पर मौजूद गोताखोरों ने युवक का शव बाहर निकाल लिया है। मृतक युवक फिरोजाबाद के दौलतपुर का रहने वाला है। जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान गुलशन यादव के रूप में हुई। युवती के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम
जानवी मैगजीन।